नमस्कार। ब्रॉडकास्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन भारत की दुनिया में ले जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय को इतनी अविश्वसनीय सटीकता से मापा था। तो सवाल ये उठता है कि जब हाथ में कोई स्मार्ट वॉच या डिजिटल घड़ी नहीं थी, तब आखिर समय का हिसाब किताब कैसे रखा जाता था? इसका जवाब, आप यकीन मानिए, विज्ञान, प्रकृति और एक बहुत ही गहरी दार्शनिक समझ के एक असाधारण संगम में छुपा हुआ है। देखिए, सबसे शुरुआती समय पालकों ने अपने आसपास की दुनिया से ही प्रेरणा ली। सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल घड़ी तो आसमान में ही मौजूद थी, हमारा सूरज। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने ध्वनि और भाषा की लय में भी समय को मापना सीख लिया था। ये एक बहुत ही अनोखा आइडिया था, समय को आवाज से मापना। अक्षर यानी किसी एक शब्दांश को बोलने में जो वक्त लगता है, उसे एक बिल्कुल सटीक इकाई माना गया। सोचिए, पवित्र छंदों को एक तय गति से बोलकर छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को भी कितनी सटीकता से मापा जाता था। यहां तक कि 36 अक्षरों का जो बृहति छंद था, वो एक पूरे साल के चक्र का प्रतीक बन गया। दिन के समय को नापने के लिए जो सबसे जरूरी उपकरणों में से एक था, वो था छाया शंकु। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक सीधी छड़ी या ग्नोमोन था, जिसे जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया जाता था, और इसकी लंबाई आमतौर पर 12 अंगुल यानी लगभग हमारी उंगलियों की चौड़ाई के बराबर होती थी। ये सिंपल सा दिखने वाला उपकरण बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करता था। देखिए, जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता, शंकु की परछाई छोटी होती जाती। सुबह और शाम को परछाई सबसे लंबी होती और ठीक दोपहर में सबसे छोटी। बस इसी बदलती हुई लंबाई को मापकर दिन के अलग अलग पहरों का पता लगा लिया जाता था। और ये सिस्टम कितना सटीक था, ये आप इस टेबल को देखकर समझ सकते हैं। दिन को 30 मुहूर्त में बांटा गया था और हर मुहूर्त की पहचान छाया की एक खास लंबाई से होती थी। मिसाल के तौर पर, जब परछाई 96 अंगुल लंबी होती तो वो रौद्र मुहूर्त होता था, और दोपहर के अभिजात मुहूर्त में परछाई सिकुड़कर 3 अंगुल से भी कम हो जाती थी। कमाल है ना? लेकिन एक बड़ा सवाल था, तब क्या होता था जब सूरज नहीं होता, मतलब रात में या फिर बादलों वाले दिनों में? तो यहीं पर भारतीय आविष्कारकों ने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जो प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि मानकीकृत और भरोसेमंद थे। और इसका जवाब था जल यंत्र, यानी पानी की घड़ी। ये सच में क्रांतिकारी आविष्कार था। इसमें होता क्या था कि एक बर्तन में एक छोटा सा छेद होता था। जब उस बर्तन को पानी में रखा जाता तो वो एक फिक्स्ड रेट से भरता और फिर डूब जाता। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता था, उसे एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे दिन हो या रात, समय का लगातार मापन संभव हो गया। अब अगर हम समय के बड़े पैमाने पर आएं, तो भारतीय कैलेंडर चंद्रमा के चक्रों पर आधारित था। इसकी जो बेसिक यूनिट्स थीं, वो थी तिथि, यानी एक चंद्र दिवस। 15 तिथियों का एक पक्ष बनता है, शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है और कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है, और 2 पक्षों को मिलाकर बनता है एक मास, यानी एक चंद्र महीना। लेकिन यह सिस्टम इससे भी ज्यादा स्मार्ट था। देखिए, चंद्रमा की गति बदलती रहती है, इसलिए तिथि का ड्यूरेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसी वजह से कभी कभी एक तिथि 2 सूर्योदय तक चलती है, और कभी कभी कोई तिथि एक ही दिन में शुरू होकर खत्म भी हो जाती है। ये कैलेंडर को आसमान की असल गतियां के साथ सिंक में रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका था। चलिए, अब हम समय के मापन से आगे बढ़कर खगोल विज्ञान के एक ऐसे शिखर पर चलते हैं जहां उपकरण सिर्फ उपकरण नहीं रहे, बल्कि आर्किटेक्चर के विशाल चमत्कार बन गए। जी हां, ये कहानी है जंतर मंतर की। जंतर मंतर अचानक से नहीं बन गया। ये एक बहुत लंबी विरासत का नतीजा था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे महान खगोलविदों ने सदियों तक ज्ञान की नींव रखी। और फिर 18वीं शताब्दी में आए महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने इस सारे ज्ञान को एक विशाल स्मारकीय पैमाने पर साकार कर दिया। तो जयसिंह का मास्टर स्ट्रोक क्या था? उन्होंने महसूस किया कि जो छोटे पीतल के उपकरण होते थे, उनमें स्थिरता की कमी थी और वो जल्दी घिस जाते थे, इसलिए वो उतने सटीक नहीं थे। उनका समाधान क्रांतिकारी था। उपकरणों को पत्थर और चिनाई से बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाए। आकार बढ़ाकर उन्होंने सटीकता को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। और ये देखिए, जंतर मंतर का ताज, सम्राट यंत्र।
ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। इसका पैमाना इतना विशाल है कि ये समय को 2 सेकंड तक की आश्चर्यजनक सटीकता से माप सकता है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता स्मारक है। और भी कई अद्भुत उपकरण हैं वहां, जैसे कि राम यंत्र। इसका इस्तेमाल आसमान में किसी भी तारे या ग्रह की सही पोजीशन, उसकी ऊंचाई और उसका हॉरिजॉन्टल एंगल मापने के लिए किया जाता था। हर उपकरण एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था और ये सब मिलकर एक पूरी ऑब्जर्वेटरी बनाते थे। तो अभी तक हम मिनटों और घंटों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम भारतीय विचार में समय के उस विशाल, उस दार्शनिक पैमाने पर चलते हैं जहां समय सिर्फ सेकंडों और मिनटों का नहीं, बल्कि युगों और कल्पों का होता है। स्क्रीन पर इस नंबर को जरा देखिए, 43,20,000। ये सिर्फ एक युग में सालों की संख्या है। यह हमें समय के उस विशाल पैमाने की एक झलक देता है जिसकी कल्पना प्राचीन भारतीय विचारकों ने की थी, जो हमारी, आपकी जिंदगी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। भारतीय दर्शन में समय को काल कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि एक चक्र में, एक साइकिल में घूमती है। यह सृष्टि, पालन और विनाश का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। यहां समय का वैज्ञानिक मापन और उसकी आध्यात्मिक समझ दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इस पूरी यात्रा का आज क्या मतलब है? ये हमें भारत की एक बहुत ही गहरी और स्थायी वैज्ञानिक विरासत की याद दिलाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जैसा कि ये उद्धरण बताता है, खगोल विज्ञान में भारत का योगदान मौलिक रहा है। ये एक ऐसी विरासत है जिसने सटीकता और गहन अवलोकन पर जोर दिया, जो आज भी साइंटिफिक मेथड के मूल में है। इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ जंतर मंतर का प्राचीन आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ एक मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी। हाँ, उपकरण बदल गए हैं, लेकिन जो मूल खोज है, जो जिज्ञासा है, वो आज भी वही है, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की इच्छा। और ये एक ऐसी खोज है जो प्राचीन भारत से लेकर आज तक लगातार जारी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्राचीन ज्ञान के और ऐसे कौन से खजाने हैं जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न दुनिया की समझ को और भी बेहतर बना सकते हैं? हमें उम्मीद है कि समय को मापने की ये प्राचीन भारतीय यात्रा आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, भारत की विरासत से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए ब्रॉडकास्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।